Hello student, good afternoon to all. Now I am teaching you third semester subject building construction. Building construction subject having a 6 unit. First one is a overview of a building construction, carry 8 marks. Second unit is construction of substructure, carry a 14 marks. Third unit is a construction of a superstructure, carry a 20 marks. And fourth unit is building communication and ventilation, carry a 12 marks. Fifth unit is a building finishing is carry 8 marks, and sixth and last unit is a building maintenance, carry a 8 marks. So let us start with the first unit, building component. So first content is building and classification. जैसे कि हमें सब लोगों को पता है कि हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं या करते हैं तो किसी पर्पज़ के लिए, कोई एक मटेरियल यूज़ करता है, कोई इंक्लूडिंग जैसे कि हम किस काम के लिए उसे यूज़ करने वाले हैं वो बेस पे लेके हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एज पर नेशनल इंडियन कोड क्लासिफाइड इनटू 2 मेथड. फर्स्ट वन इज़ अ बेस्ड ऑन occupancy and second one is a based on type of structure system. So first one is a based on occupancy. ऑक्यूपेंसी के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग 9 ग्रुप क्रिएट होते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन इज़ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं. सेकेंड ग्रुप इज़ अ एजुकेशनल बिल्डिंग, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जिसमें हम जैसे कि स्कूल कॉलेजेस, उसे एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं. थर्ड वन ग्रुप इज़ अ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग. इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग यानी जहाँ पे हम प्राइवेट कोचिंग क्लासेस या बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस जहाँ पे होते हैं उसे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहते हैं. जहाँ जैसे कि कहीं हम कंप्यूटर के कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ पे क्लासेस होते हैं प्राइवेट, वो वाली बिल्डिंग जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग. फोर्थ वन इज़ अ असेंबल बिल्डिंग. असेंबल बिल्डिंग इज़ जहाँ पे हम कोई भी मीटिंग कॉन्फ्रेंस या प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसे असेंबल बिल्डिंग बोलते हैं. बिजनेस बिल्डिंग, जहाँ पे हम बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं उसे बिजनेस बिल्डिंग बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ कमर्शियल बिल्डिंग. कमर्शियल बिल्डिंग मीन्स जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस के लिए, बैंक ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं उसे कमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सबको पता है, जहाँ पे इंडस्ट्री के लिए यूज़ होती है उसे हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं. स्टोरेज बिल्डिंग मीन्स जहाँ पे हम कहीं कुछ चीज़ें या कुछ गुड्स हम जहाँ पे स्टोर करते हैं उसे हम स्टोरेज बिल्डिंग कहते हैं. और लास्ट वन इज़ अ हज़ार्डस बिल्डिंग, जहाँ पे जो हमें हार्म रहती है वो चीज़ें हम वहाँ पे स्टोर करते हैं पर्टिकुलर, वो बिल्डिंग के लिए हम हज़ार्डस बिल्डिंग कहते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ और जैसे कि हमने कहा था कि बिल्डिंग क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. तो फर्स्ट वन हमने तो देख लिया था. अब सेकेंड वन इज़ अ स्ट्रक्चरल सिस्टम. सो स्ट्रक्चरल सिस्टम भी हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज़ अ फेमी स्ट्रक्चर and third one is a composite structure. So load bearing structure, what is mean by load bearing structure? The load bearing structure is the building in which a load of a structure is carried and transferred through wall are called as a load bearing structure. जैसे कि जो स्लैब और रूफ है उसका लोड हम डायरेक्टली कहाँ कैरी कर रहे हैं, वॉल पे, और वॉल पे से कैरी हो रहा है वो फाउंडेशन पे, उसे हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कहेंगे. नेक्स्ट वन इज़ अ फेमी स्ट्रक्चर. फेमी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रक्चर इन विच अ फ्रेम ऑफ बिल्डिंग ऑफ स्लैब, बीम, कॉलम कैरी द लोड कमिंग ऑन स्ट्रक्चर बाय ट्रांसफर टू द फाउंडेशन एंड अल्टीमेटली टू द सॉइल बिलो इट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रेम स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने देखा कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में लोड कैसे कैरी होता है, स्ट्रक्चर का लोड हम जो भी बीम स्लैब का, रूफ का जो लोड है वो हम ड्यू टू द वॉल और वॉल पे से फाउंडेशन पे कैरी करते हैं, उसे हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर करते हैं. और फेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन का या
स्ट्रक्चर का लोड है वो स्लैब टू बीम टू कॉलम और कॉलम टू फाउंडेशन या बिलो द सॉइल अर्थ ट्रांसफर होता है, उसे हम फेमी स्ट्रक्चर कहते हैं। और लास्ट वन इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर मीन्स अ स्ट्रक्चर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। जहाँ पे हम दोनों भी टाइप के हम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कंपोजिट स्ट्रक्चर कहते हैं। कंपोजिट स्ट्रक्चर हम रेयर केस में यूज़ करते हैं। अभी तो फिलहाल लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फेमी स्ट्रक्चर ये दोनों ही टाइप के स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। कंपोजिट स्ट्रक्चर हम बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फेमी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फेमी स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फेमी स्ट्रक्चर में लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफ़र करते टाइम क्या लगने वाला है, जो स्ट्रक्चर का लोड है वो पहले तो आएगा स्लैब का लोड आएगा वॉल पे और वॉल का लोड आएगा फाउंडेशन पे। उसी हिसाब से अगर हम फेमी स्ट्रक्चर में देखते हैं तो स्ट्रक्चर का लोड आता है स्लैब पे, स्लैब से बीम का कॉलम और कॉलम से वो लोड जाता है फाउंडेशन पे। उसी तरह सॉइल की कंडीशन कैसी चाहिए, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए सॉइल की कंडीशन चाहिए हार्ड, वहाँ पे हम सॉफ्ट सॉइल यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह फेमी स्ट्रक्चर के लिए एनी टाइप ऑफ सॉइल हम यूज़ कर सकते हैं। और वॉल थिकनेस ऑफ अ स्लैब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इज़ मोर देन 200 mm। जैसे कि हम जनरली 230 mm की या 300 mm की वॉल थिकनेस यूज़ करते हैं, वो हम किस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। और फेमी स्ट्रक्चर में वॉल की थिकनेस हमेशा 200 mm से कम चाहिए। और कंस्ट्रक्शन टाइम, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन टाइम इज़ स्लो, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू फेमी स्ट्रक्चर। और फेमी स्ट्रक्चर में फेमी स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन फास्ट कंस्ट्रक्ट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल शिफ्टिंग एट वेरियस फ्लोर, अगर हम फ्लोर टू फ्लोर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में 2 या 2-3 या कम से कम मैक्सिमम 4, उसके ऊपर हम फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। बट फेमी स्ट्रक्चर में हम नंबर ऑफ फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी इन वॉल शिफ्टिंग एट वेरियस फ्लोर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते, बट फेमी स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। वैसे ही लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फेमी स्ट्रक्चर। और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू फेमी स्ट्रक्चर। पर फेमी स्ट्रक्चर लोड बेरिंग कर सकता है कहाँ पे, जहाँ पे अर्थक्वेक के हिसाब से अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो। और जनरली हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं सूटेबिलिटी, और फेमी स्ट्रक्चर हम मल्टी स्टोर बिल्डिंग जैसे कि हाई राइज मल्टीपल बिल्डिंग है, वहाँ पे हम फेमी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ बिल्डिंग कंपोनेंट। जैसे हम सबको पता है कि बिल्डिंग का ब्रॉडली क्लासिफाइड किए हैं सब स्ट्रक्चर में और सुपर स्ट्रक्चर में। सब स्ट्रक्चर मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग दैट लाइज बिटवीन प्लिंथ लेवल एंड और सपोर्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स जो ग्राउंड सरफेस के नीचे है, ग्राउंड लेवल के नीचे में जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जैसे कि फाउंडेशन कॉलम के लिए हम जहाँ पे गड्ढे ओपन करते हैं और वहाँ पे हम फाउंडेशन बनाते हैं, उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर मीन्स अबोव दैन प्लिंथ लेवल, जैसे कि ग्राउंड लेवल के ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे हम फ्लोर बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, स्लैब रहता है, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। सो थर्ड टर्म इज डैम प्रूफ कोर्स मीन्स डीपीसी। अब डीपीसी यानी क्या, जैसे कि अ स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर इन अ सेम और अदर फॉर्म, मीन्स जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा वाटर के कांटेक्ट में आ सकता है,
कहाँ पे, जैसे कि हम ग्राउंड सरफेस के नीचे का और ग्राउंड सरफेस के ऊपर का, जैसे कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। जो ग्राउंड सरफेस के नीचे में है यानी सब स्ट्रक्चर, वो कहाँ आने वाला है, ग्राउंड के नीचे आने वाला है, तो इनडायरेक्टली वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा। उसी हिसाब से जो सुपर स्ट्रक्चर है, वो सुपर स्ट्रक्चर का बॉटम यानी कि सुपर स्ट्रक्चर का नीचे वाला हिस्सा, वो तो वाटर के कांटेक्ट में आने वाला ही है। तो सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर के बिटवीन जो हम एक प्रूफ या एक हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्लियर प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स। अब डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करने के नेसेसिटी क्यों, मतलब क्यों हमें डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करना है, तो इसलिए हमें डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करना है टू प्रोटेक्ट सीपेज ऑफ मॉइस्चर टू सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि जो वाटर वाला सरफेस है या नीचे ग्राउंड में जो मॉइस्चर है वो ऊपर के स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट ना करे, इसीलिए हमें डीपीसी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसी तरह बिल्डिंग मटेरियल को या कंपोनेंट को ड्राई रखने के लिए, जैसे कि हम अगर वॉल बनाना चाहते हैं और वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो अगर ज़्यादा बनता है तो वो मॉइस्चर क्रिएट करेंगे, वो रोकने के लिए हम वहाँ पे डीपीसी यूज़ करते हैं। उसी तरह टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ पेंट ऑफ अ वॉल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम जो पेंट लगाते हैं उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उसी तरह फ्लोरिंग के सरफेस की लाइफ बढ़ाने के लिए हम डीपीसी लेयर यूज़ करते हैं। अगर हम अभी देखने जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म इज़ अ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन यानी क्या, जो सब स्ट्रक्चर में यूज़ होता है या ग्राउंड लेवल के नीचे में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं फाउंडेशन। और हमें ये सबको पता है कि फाउंडेशन पे ही हमारा घर या हमारा स्ट्रक्चर बेस होता है। सो फाउंडेशन की टर्म क्या है, द लोएस्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर बिलो ग्राउंड लेवल प्रोवाइड अ बेस फॉर अ सुपर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिट द लोड ऑफ अ सुपर स्ट्रक्चर टू सबसॉइल और सबस्ट्रक्चर सेफली इज नोन एज अ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी नेसेसिटी क्या है, टू गिव द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है या स्ट्रक्चर है वो पूरा फाउंडेशन पे ही बेस करता है। अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तभी जाके हमारा घर स्टेबल रहेगा या स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या सब ऊपर के स्ट्रक्चर का है सब स्ट्रक्चर पे सुपर स्ट्रक्चर का लोड कैरी करने के लिए हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह अनइवन सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ना हो, कहीं अगर हम कॉलम का यानी कि सॉइल का स्टेटस करेक्ट नहीं है, कहाँ पे अंडुलेशन है, तो अगर हो सकता है हमारा कॉलम कहीं जगह पे बेंड हो सकता है तो उसकी वो ना हो, इसीलिए हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसी तरह अगर अर्थक्वेक स्ट्रक्चर में या कहीं और इन एक्सीडेंट कुछ हो जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर बेंड ना हो, ओवरटर्न ना हो, स्लाइड ना हो, इसीलिए हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। ठीक है। सो ये जो बिल्डिंग कंपोनेंट के पार्ट है हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।